गुड इवनिंग। तो लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था कि फ्रीक्वेंसी सोर्स डिपेंडेंट होती है और वी या एफ लैम्डा ये गिवन मीडियम में एक टाइप की वेव के लिए कांस्टेंट रहता है। और जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी बढ़ती है वैसे वैसे वेवलेंथ ऑटोमेटिकली क्या होता जाता है, कम होती जाती है। इतना हमने डिस्कस किया था। अब एक क्वेश्चन और है। सपोज करो ये 2 kg का मास है और ये स्ट्रिंग मान लो 1 kg की है। अब यहाँ पे मैं एक वेव पल्स ऊपर फेंक रहा हूँ, ठीक है। और इधर पे उसकी जो वेवलेंथ है वो लैम्डा नॉट दे रखी है। ये ए है, बड़ी है, ये बी है। तो तुम्हें वेवलेंथ एट बी निकालनी है, कितनी होगी। क्वेश्चन एक बार अच्छी तरीके से देख लो। ए पे मैंने वेवलेंथ लैम्डा नॉट दी और जब वो ए से बी तक गई तो वेवलेंथ बी पे क्या होगी। अब इसमें देखो कंसेप्ट क्या है। ए से बी तक जब मैं जा रहा हूं तो सोर्स तो सेम है ना। सोर्स कौन है, मैं हूं। वो सेम है कि नहीं ये बताओ। मैं ही नहीं तो वेव फेंकी कि नहीं मैंने की, बताओ जो है। तो इसका मतलब जो फ्रीक्वेंसी है वो सेम है। ये पहला पॉइंट हो गया। दूसरा, अब ये बताओ सेम स्ट्रिंग है। स्ट्रिंग में तो तुमने कोई चेंज किया नहीं। इसका मतलब जो मास पर यूनिट लेंथ है ये भी तो सेम रहेगा। तीसरा, अब ये बताओ मास बिलो दैट पॉइंट, मास बिलो दैट पॉइंट वो इंक्रीज कर रहा है, क्यों। इसका मतलब स्पीड इंक्रीज करेगी बिकॉज टेंशन इंक्रीज करेगा ना। समझ में आई, बताओ जो है। टेंशन इंक्रीज करेगा, स्पीड बढ़ रही है। और लास्ट में फोर्थ पॉइंट, v इक्वल टू एफ लैम्डा होता है, क्यों। अब इसमें से ये तो फिक्स है और ये बढ़ रहा है। इसका मतलब वेवलेंथ भी क्या होगी, बढ़ेगी जो है। बता गोपी, पूरी सीक्वेंस समझ में आई कि नहीं आई। जब ए से बी तक वेव पल्स गई तो सोर्स सेम है, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी सेम है। सेम स्ट्रिंग है, इसका मतलब म्यू सेम है, मास पर यूनिट लेंथ सेम है। ठीक। और उस पॉइंट के नीचे मास बढ़ रहा है तो इसका मतलब टेंशन बढ़ रही है, इसका मतलब स्पीड बढ़ रही है। और v इक्वल टू एफ लैम्डा में मैं देख रहा हूँ कि एफ की वैल्यू फिक्स है, v बढ़ रहा है। तो ऑब्वियस सी बात है वेवलेंथ भी बढ़ेगी। तो फाइनली तुम इसका जो सॉल्यूशन लोगे वो कुछ ऐसे लोगे। देखो, एफ एट ए इक्वल टू एफ एट बी लगा दो। अब एफ एट बी ए कितना हो गया, वी एट ए अपॉन लेमडा एट ए, वी एट बी अपॉन लेमडा बी। और वी एट ए कितना हो जाएगा, अंडर रूट टी एट ए अपॉन म्यू अपॉन लेमडा ए इक्वल टू अंडर रूट टी एट बी अपॉन म्यू अपॉन लेमडा पी। ये हो गया, बस हो गया, क्यों। अब इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देना। म्यू और म्यू कैंसिल। लेमडा ए तुम्हें लेमडा नॉट दिया था,
और लैम्डा बी तुमसे पूछा था, और टी एट ए कितना होगा, उसके नीचे जितना भी वेट होगा, क्यों, उसके नीचे जितना भी वेट होगा 20 होगा। हाँ, बिल्कुल सही बात है, ये हो जाएगा 20। और टी एट बी कितना हो जाएगा, उसके नीचे जितना भी वेट होगा, क्यों, 30। ये हो गया, बस हो गया। तो मेरे ख्याल से जो लेमडा बी आ गया वो आ गया √3/2 लेमडा नॉट। कंसेप्ट तो समझ में आ गया होगा ना क्या है, क्यों, ए से बी तक जाने में सोर्स सेम है तो फ्रिक्वेंसी सेम है, स्ट्रिंग सेम है तो म्यू सेम है, लेकिन उसके नीचे मास बढ़ रहा है तो टेंशन बढ़ रही है, उससे स्पीड बढ़ रही है। अब v इक्वल टू एफ लैम्डा में अगर तुम देखोगे एफ सेम है, v बढ़ रहा है, तो ऑब्वियस बात है लैम्डा बढ़ेगा। ये हो गया। अब चलते हैं स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। हो गया। स्पीड ऑफ लॉन्गिट्यूडनल वेव। सबसे पहली बात, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब साउंड वेव भी हो गया। समझ में आया, लॉन्गिट्यूडनल वेव का मतलब साउंड वेव में भी वही लगेगा। दूसरी बात, ये मैंने पहले ही बताया था कि एक तो इलास्टिसिटी, और एक इनर्शिया। इलास्टिसिटी को यहाँ पे ई कह लो, और इनर्शिया को यहाँ पे रो कह लो, ठीक है। तो ये दो प्रॉपर्टीज हैं, दीज आर टू प्रॉपर्टीज ऑन विच दिस स्पीड डिपेंड्स। इनर्शिया एक तरीके से मास हो गया, ध्यान रखना बेटा, जो मास पर यूनिट वॉल्यूम हो गया ना। अब तीसरी बात, ये बताओ कि तुम्हें ऐसा नहीं लग रहा कि अगर इनर्शिया ज्यादा होगा, मोर ई, हाँ, मोर वी, लेकिन अगर इनर्शिया कम होगा, लेस रो, मोर वी, बता फील आया कि नहीं आया बता। अगर मान ले हल्का होगा मीडियम ना, एक तरीके से मीडियम क्या हो गया, हल्का हो गया, क्यों, अगर मीडियम मान ले हल्का है तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी ना, एक तरीके से, ये नहीं हुआ बता जो है, ठीक। और इनर्शिया ई ज्यादा है तो ज्यादा स्पीड होगी। तो इसका खैर एनीवे जो फॉर्मूला बनता है मेन तुम्हें उससे मतलब है, फोर्थ पॉइंट, वी का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है √E/ρ। ये तो जनरल फॉर्मूला हो गया, हाँ। जनरल का मतलब सॉलिड में भी, लिक्विड में भी, और गैस में भी।
अब सबसे पहले सॉलिड में हम चलते हैं। सॉलिड में जो ई आता है ना, वो यंग्स मॉडुलस आता है बेटा जी में। एक्चुअल में क्या है कि सॉलिड में तीनों मॉडुलस होते हैं ना, अगर आप जानते होगे तीनों मॉडुलस होते हैं, यंग्स बी, बल्क बी और शेयर मॉडुलस बी। तो यहाँ पे जो होता है वो होता है, क्या होता है, ई क्या होता है, यंग्स मॉडुलस के इक्वल होता है। तो इसका मतलब सॉलिड में जो वी का फॉर्मूला आएगा वो रूट वाई अपॉन रो। समझ में आया गोपी, समझ में आई बात? सॉलिड में ये हो गया दूसरा। अब चलते हैं लिक्विड में। लिक्विड में तो केवल बल्क मॉडुलस ही होता है ना, तो जानता होगा ना, ओनली बी इज डिफाइंड। क्यों? इसका मतलब ई को तू बी रखेगा, तो वी की वैल्यू कितनी होगी बता जो है, अंडर रूट बी अपॉन रो होगी। ये भी समझ में आ गया। तीसरा, अब चलते हैं गैस में। गैस में भी तू जानता है कि केवल बी डिफाइंड होता है। क्यों? ओनली बी इज डिफाइंड। लेकिन तेरे को याद है वहां पे मैंने बताया था कि बी प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। याद है? बताया था कि नहीं बताया था? बी वहां पे प्रोसेस डिपेंडेंट होता है मेरे ख्याल से, जब मैंने इलास्टिसिटी बताई थी तो बताया था। तो बी यहाँ पे प्रोसेस डिपेंडेंट होता है। अब न्यूटन ने क्या कहा कि जब साउंड वेव ट्रेवल होती है, तो उसमें तुमने देखा था कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, इस टाइप से चलता है। क्यों? मतलब अगर आप देखोगे तो कॉम्प्रेशन, रेयर फैक्शन, फिर कॉम्प्रेशन एंड सो ऑन। समझ में आ रहा है गोपी? ये बता कि साउंड वेव में कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन, कॉम्प्रेशन रेयर फैक्शन इस टाइप से चलता है। और ये जो कॉम्प्रेशन और रेयर फैक्शन है, ये एक्चुअल में ना थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। थर्मोडायनेमिक प्रोसेस है। तो न्यूटन ने ये बोला कि इस थर्मोडायनेमिक प्रोसेस में आइसोथर्मल कंडीशंस बनती हैं। आइसोथर्मल कंडीशंस प्रोड्यूस होती हैं। अच्छा, आइसोथर्मल उसे कहते हैं जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, बेटा ध्यान रखना। हाँ, जिसमें टेम्परेचर कांस्टेंट होता है, तो आइसोथर्मल कंडीशंस आर प्रोड्यूस्ड। तो इसका मतलब बी कौन सा वाला लोगे? वो आइसोथर्मल वाला लोगे। क्यों? बी आइसोथर्मल वाला लोगे ना। और मेरे ख्याल से अगर तुम्हें याद हो तो मैंने इसको बी टी से दिखाया था और इसको पी बोला था। क्यों इसको पी बोला था? तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन वी का जो फॉर्मूला हो गया फिर वो ये आ गया ना, रूट पी बाई रो आ गया। बता।
बता समझ में आया कि नहीं आया? नहीं, है पी बाई रो आ गया, ये कह ले। लेकिन ये रिजल्ट से ना मैच नहीं किया बेटा जो है, इट डिड नॉट मैच विथ रिजल्ट्स। तो फिर ये तो हो गई बात खत्म। तो पहले समझ में आया बताओ जो है, कि जब साउंड वेव जाती है तो उसमें कॉम्प्रेशन रेयरफेक्शन थर्मोडायनेमिक प्रोसेस बनती है हर जगह पे। और न्यूटन ने कहा कि उसमें आइसोथर्मल कंडीशंस बनती हैं। तो इसका मतलब बल्क मॉडुलस कौन सा वाला होगा, आइसोथर्मल वाला होगा। तो पी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब वी इक्वल टू रूट पी बाई रो आ गया। लेकिन मैच नहीं किया। तो इस पे जो करेक्शन लगाया ना, वो लाप्लास ने करेक्शन लगाया बेटा जी। लैप्लास करेक्शन। इसने बस सिर्फ ये कह दिया कि आइसोथर्मल नहीं, एडियाबेटिक कंडीशंस बनती हैं। ये ध्यान रखना। इसने कहा कि एडियाबेटिक कंडीशंस बनती हैं। एडियाबेटिक कंडीशंस आर प्रोड्यूस्ड। अच्छा, एडियाबेटिक कंडीशंस में ना हीट एक्सचेंज जीरो होता है, ध्यान रखना। ये हीट वाले चैप्टर में डिटेल में बताऊंगा इसे। इसमें हीट एक्सचेंज जीरो होता है, क्यू की वैल्यू जीरो होती है। इसका मतलब बी कौन सा वाला लोगे फिर? वो बी एडियाबेटिक वाला लोगे। और उसको तुम्हें याद होगा, मैंने बी एस से दिखाया था, क्यों? और वो गामा टाइम्स पी के इक्वल होगा, क्यों? गामा टाइम्स पी के इक्वल होगा। तो इसका मतलब वी का फॉर्मूला क्या हो गया? अंडर रूट गामा पी अपॉन रो। अभी इसको इसके इक्वल भी कर देता हूं, अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, मोलिकुलर मास। तो ये फॉर्मूला याद कर लेना। अब गामा भी थोड़ा बता देता हूं, देखो। गामा होता है सीपी अपॉन सीवी, मेरे ख्याल से बताया था वहां पे मैंने, सीबी अपॉन सीवी। अभी तुम ये समझ लो कि मोनो एटॉमिक के लिए ये 5/3 होगा। डाया एटॉमिक के लिए अभी तुम 7/5 याद कर लेना। और पॉली एटॉमिक के लिए 4/3 याद कर लेना। और एक थोड़ा सा तुम्हें याद होगा कि पी अपॉन रो को मैंने आर टी बाई एम क्यों लिख लिया, ठीक है? देखो, अब मेरे ख्याल से इतना तो जानते होगे ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी। आइडियल गैस के केस में, या आइडियल गैस इक्वेशन है बेटा। ठीक है ना, पीवी इक्वल टू एनआरटी, ये तो जानते होगे। ठीक। अब सुनो, नंबर ऑफ मोल्स ये जानते हो, मास ऑफ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास इनटू आरटी। बता, ये तो जानता होगा ना। और यहां से देख जरा, P इक्वल टू एम अपॉन वी, आर टी बाई एम आ गया। बता गोपी, ये बता P इक्वल टू क्या हो गया, एम अपॉन वी, आर टी बाई एम। लेकिन एम अपॉन वी को मैं क्या लिख सकता हूँ? रो। नहीं है, इसको रो लिख सकता हूँ। तो जरा यहां से देखना, P अपॉन रो की वैल्यू कितनी आ गई, जरा बता जो है। P अपॉन रो की वैल्यू कितनी आ गई, आर टी बाई एम आ गई, बस हो गई। ये कह ले।
समझ में आ गई बात? ठीक। अब थोड़ा सा मैं ये बता देता हूँ कि ये लैपलेस करेक्शन, अच्छा फिर ये सही आ गया था रिजल्ट ना, उसके बाद ये रिजल्ट सही आ गया था, फिर कोई प्रॉब्लम, उसके बाद ये ठीक हो गया था। अब थोड़ा सा ये मैं वो कर देता हूँ कि एडियाबेटिक कंडीशंस क्यों बनी, आइसोथर्मल क्यों नहीं बनी हुई है। ठीक। वाई एडियाबेटिक। हीट वाले चैप्टर में ना मैं तुम्हें एक्सप्लेन करूंगा कि जो आइसोथर्मल प्रोसेस होती है वो काफी स्लो होती है, और जो एडियाबेटिक होती हैं वो फास्ट होती हैं। अब अपने उससे खुद लगाओ कि तुम्हें क्या लग रहा है, कॉम्प्रेशन और रेयरफेक्शन जो हो रहे हैं वो फास्ट होनी चाहिए स्लो होनी चाहिए, बताओ। बस हो गया, सिंपल सी बात है। ठीक है ना, कॉम्प्रेशन ऑब्लिक रेयरफेक्शन। ये फास्ट ही तो होंगे। अब मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा क्या है। ठीक है, हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स वाले चैप्टर में इसको डिटेल में बताऊंगा कि ऐसा क्यों हुआ क्या रहेगा। अब एक काम करते हैं, पहले कुछ रिवीजन कर लेते हैं, क्योंकि फॉर्मूले कई सारे हो गए, और उसी में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कर लेते हैं, फिर एग्जाम्पल्स पाएंगे। ठीक है, रिवीजन प्लस, हाँ, रिवीजन प्लस इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। बिल्कुल सही है, न्यूटन से भी गलती हो जाती है, बड़े बड़े लोगों से गलती हो ही जाती है बेटा। सबसे पहला मैंने जो जनरल फॉर्मूला लिखा वो लिखा v इक्वल टू रूट ई बाई रो। दूसरा, सॉलिड में ई यंग्स मॉडुलस आया, क्यों? इसका मतलब जो v का फॉर्मूला आया वो रूट वाई अपॉन रो आया। तीसरा, लिक्विड में ई बल्क मॉडुलस आया, इसका मतलब जो v आया वो रूट बी अपॉन रो आया। फोर्थ, गैस में बी, वो एडियाबेटिक वाला आया, मतलब ई की वैल्यू बी होगी और वो एडियाबेटिक वाला आया, जिसको बी एस से दिखाते हैं, और वो गामा टाइम्स पी के इक्वल होता है। इसका मतलब वी की जो वैल्यू आ गई वो अंडर रूट गामा पी अपॉन रो, या फिर अंडर रूट गामा आर टी बाई कैपिटल एम। क्लियर हो गया ना यहाँ पे जो है, यहाँ तक तो मेरे ख्याल से क्लियर होगा। ठीक है। फिफ्थ, कर लिया, नोट कर लिया कॉपी, नोट कर लिया। अब चलते हैं फिफ्थ। पी अपॉन रो को मैंने आर टी बाई एम प्रूव कर ही दिया था। अब इसमें जो आर की वैल्यू होगी वो 8.31 जूल पर मोल केल्विन होगी। ठीक है, ये ध्यान रखना। और एम बहुत इंपॉर्टेंट है ये ना, ये बच्चे कई बार गड़बड़ करते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एम जैसे मान ले मेरे ने हाइड्रोजन गैस कही बेटा जो है, मान ले मैंने हाइड्रोजन गैस बोली, तो इसको तू लिखेगा
2 इंटू 10⁻³ kg। हाँ, ये ध्यान रखना। और इसी टाइप से अगर मैंने ऑक्सीजन गैस कही तो इसको तू लिखेगा 32 इंटू 10⁻³ kg। बताइए, गलती तो नहीं करेगा? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी में गड़बड़ करते हैं बेटा जो है। ये वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। एम क्या लेना है जो है इसमें ना, ये 10⁻³ भूल जाते हैं लोग बाग। तो ये जरूर लेना है तुम्हें, 10⁻³ ये जरूर लेना है। ठीक, अब सुनो। सेवंथ, एक बड़ा अच्छा क्वेश्चन था ना। जैसे ये स्प्रिंग है बेटा, इसको जब मैं खींचता हूं तो तुमसे ये पूछा था कि यंग्स मॉडुलस, बल्क मॉडुलस या शेयर मॉडुलस, इसमें से कौन सा यूज होना चाहिए बताओ। एक क्वेश्चन देखा था मैंने नीट का, अभी मैं पेपर बना रहा हूँ ना, तो नीट के पेपर बनाते समय मैं देख रहा था, ये क्वेश्चन आया था बेटा जो है कि अगर तुम किसी स्प्रिंग को खींचते हो तो तुम इसमें से कौन सा वाला मॉडुलस यूज करोगे, यंग्स, बल्क या शेयर मॉडुलस, बता। लगता है ऐसा ये यंग्स मॉडुलस, इसमें शेयर मॉडुलस यूज करोगे। न ये यूज करोगे, न ये यूज करोगे। क्यों, देखो, ये बताओ, इसकी कोई लेंथ चेंज हुई, लेंथ ऑफ वायर? हाँ, यही तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है। लेंथ ऑफ वायर या वॉल्यूम ऑफ वायर। हाँ, ये तो फिक्स रहा ना। भाई, ये वाली लेंथ चेंज हुई है, ये लेंथ चेंज हुई है, लेकिन मैं तो लेंथ ऑफ वायर कह रहा हूं, ये वाली लेंथ को कह रहा हूं। समझ में आ गया? तो ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग पॉइंट था जो है कि इसमें शेयर मॉडुलस लगाओगे जो है, अगर कुछ होगा तो जो है इसमें वो नहीं लगाओगे यंग्स मॉडुलस और वो जो है। ठीक, अब इसी टाइप की चीज कुछ यहां पे आ गई, जैसे देखना, एर्थ। अब जैसे लॉन्गिट्यूडनल वेव की बात करूं मैं, भाई चलो ये तो सही है कि लिक्विड एंड गैस, इसमें तो चलो बल्क मॉडुलस आ गया, ये तो सही है। लेकिन अगर मैं सॉलिड की बात करूं, ध्यान से देखा बेटा, सॉलिड की बात करूं तो ये इस टाइप से हुआ ना, ऐसे जा रहा है ना, जैसे ये कॉम्प्रेशन, फिर ये रेयरफेक्शन, फिर ये कॉम्प्रेशन। तो ये इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में एक्चुअल में यंग्स मॉडुलस ज्यादा डोमिनेट करता है। यहाँ पे दो चॉइस होगी ना, एक तरीके से देखा जाए तो हमारे पास दो चॉइस होगी बेटा जो है। यंग्स मॉडुलस की और बल्क मॉडुलस की। कुछ फील आ रहा है क्या कह रहा हूँ बेटा मैं, ये बता जो है, कुछ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा बता जो है। ठीक है, तो एक्चुअल में इसमें ना ये डोमिनेट करता है, ये कह रहे ये डोमिनेट करता है जो है। इसलिए मैंने ई को वाई रखा, मतलब मैंने क्या रखा हूँ, ऑब्वियस सी बात है, साइंटिस्ट ने रखा होगा, मैं कौन होता हूँ। ठीक है, ये कह लेता है। तो मेरे ख्याल से थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा, बाकी डिटेल की आवश्यकता नहीं है। मतलब यहाँ पे तुम्हारे पास दो चॉइस थी, यंग्स मॉडुलस और बल्क मॉडुलस, तो फिर उसमें यंग्स मॉडुलस प्ले करता है इसमें रोल जो है। ठीक, नाइन्थ पॉइंट। एक ये तुम जानते ही होगे कि स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन स्टील,
इज मोर देन स्पीड ऑफ साउंड इन एयर, क्यों? इसका मतलब एक तरीके से ये हो गया ना, यहाँ पे तो लगेगा रूट वाई अपॉन रो, क्यों? वाई अपॉन रो फॉर स्टील इज ग्रेटर देन अंडर रूट गामा आर टी बाई एम फॉर एयर। इसका ये मतलब हुआ, क्यों? और तभी तूने देखा होगा ना, रेलवे ट्रैक्स में नहीं होता बेटा जो है, मेरे ख्याल से सुना भी होगा तूने, रेलवे ट्रैक्स में कि अगर दूर से ट्रेन आ रही है और तू अगर कान पटरियों में लगा दे तो उसमें जल्दी आवाज पहुंचती है, कुछ ऐसा सुना होगा तूने, नहीं पता जो है, वहां पे आवाज जल्दी पहुंचती है, ये मेरे ख्याल से सुना होगा। तो मेरे ख्याल से ये पॉइंट क्लियर हो गया ना। ये दो पॉइंट थोड़ा अलग कंसेप्चुअल टाइप के थे, कि एक तो ये स्प्रिंग वाले में शेयर मॉडुलस आएगा ना कि यंग्स और बल्क आएगा, और दूसरा मैंने तुमसे कहा कि साउंड की स्पीड में या लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड में सॉलिड के केस में हमारे पास दो चॉइस थी, वाई और बल्क, क्यों? उधर तो कोई चॉइस ही नहीं है लिक्विड और गैस में, तो उसमें से फिर हमने वाई लिया है कहले जो है। तो वो कैलकुलेशन करने के बाद और कौन डोमिनेट करना है वो कहले उसके बाद निकल के आया वाई है। ठीक है, अब चलते हैं 10th पॉइंट। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर प्रेशर एंड रिलेटिव ह्यूमिडिटी। ह्यूमिडिटी इन स्पीड ऑफ साउंड, स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। ये तीन इफेक्ट आते हैं कई बार, टेम्परेचर, प्रेशर और रिलेटिव ह्यूमिडिटी का स्पीड ऑफ साउंड इन एयर। सबसे पहली बात, एयर को लेट अस एज्यूम एन आइडियल गैस, ठीक है? उस केस में जो V का फॉर्मूला मैं लिख सकता हूं वो लिख सकता हूं अंडर रूट गामा पी अपॉन रो भी लिख सकता हूं, और या फिर अंडर रूट गामा आर टी बाई एम भी लिख सकता हूं, ठीक है? एक्चुअल में आइडियल गैस मैंने इसलिए कहा ना बेटा, क्योंकि केवल आइडियल गैस के लिए ही तुम पीवी इक्वल टू एनआरटी यूज कर सकते हो, या पी अपॉन रो को आर टी बाई एम लिख सकते हो। समझ में आ गया कि नहीं आया कि मैंने क्यों उसको आइडियल गैस एज्यूम किया है? क्योंकि केवल आइडियल गैस के लिए मैं पीवी इक्वल टू एनआरटी लिख सकता हूँ, या पी बाई रो को आर टी बाई एम लिख सकता हूँ। अब सबसे पहले चलते हैं टेम्परेचर इफेक्ट। ये तो तुम्हें साफ साफ दिख रहा होगा, देख, V प्रोपोर्शनल टू रूट टी आ गया, बस हो गया। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाओगे तो V भी बढ़ेगा, और V1/V2 ये फिर रूट T1/T2 हो जाएगा, क्यों? या अगर T को डबल करोगे तो फिर V√2 टाइम्स हो जाएगा। तो मेरे ख्याल से यहां तक तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए, क्यों? ये टेम्परेचर इफेक्ट तो सीधे सीधे है,
कि ये हो गया कैसे। अब चलते हैं प्रेशर इफेक्ट। नोट कर लिया, पहले ही बता। ठीक। अब आते हैं प्रेशर इफेक्ट। अब तुम्हें ना यहाँ पे दिख रहा होगा V प्रोपोर्शनल टू रूट पी, दिख रहा है ना गोपी? बताओ, V प्रोपोर्शनल टू रूट पी दिख रहा होगा ना तेरे को जो है? तो देख, V प्रोपोर्शनल टू रूट पी दिख रहा होगा, बट एक्चुअली प्रेशर को कोई इफेक्ट नहीं होता बेटा जो है, हैज नो इफेक्ट ऑन V as long as T is constant। वो क्यों? देखो, जैसे अगर तुमने प्रेशर बढ़ाया तो तुम्हें नहीं लग रहा डेंसिटी भी तो बढ़ गई? ये बता, जैसे कॉम्प्रेशन हुआ, कॉम्प्रेशन में प्रेशर बढ़ा मान ले, तो डेंसिटी भी बढ़ गई। तो इसका मतलब पी अपॉन रो की वैल्यू कांस्टेंट हो गई, बस हो गया। समझ में आया क्या कह रहा हूं मैं? कि मान ले कॉम्प्रेशन के टाइम पे, सपोज करो कॉम्प्रेशन के टाइम पे तुमने प्रेशर को बढ़ाया, तो डेंसिटी ऑटोमेटिकली इंक्रीज कर जाएगी। इसका मतलब पी अपॉन रो की वैल्यू वो फिक्स हो गई ना। या तुम कह सकते हो कि टेम्परेचर, मतलब इसको सीधी सी बात है कि अगर तुम पी को डबल करोगे, ठीक है ना, अगर तुम पी को डबल करोगे तो फिर रो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? हाँ, ऑटोमेटिकली 2 टाइम्स हो जाएगा। या तुम ये कह सकते हो कि तुम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हुए अकेले प्रेशर को चेंज नहीं कर सकते। ये हो गया, समझ गए ना? बाई कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट, यू कैन नॉट चेंज ओनली प्रेशर। मेरे ख्याल से समझ में आ गई होगी बात, कि ड्यूरिंग कॉम्प्रेशन अगर प्रेशर बढ़ रहा है तो तुम देख रहे हो रो ऑटोमेटिकली बढ़ जा रहा है। तो इसका मतलब पी अपॉन रो की वैल्यू वो फिक्स है। पी को डबल करोगे तो रो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा। ठीक। अच्छा, इसको आप उससे भी देख सकते हो ना, इक्वेशन से भी देख सकते हो। पी अपॉन रो को मैंने आर टी बाई एम लिखा था। अब ये बता, फॉर ए गिवन गैस, अब समझ में आ गया? हाँ, फॉर ए गिवन गैस आर और एम ये तो ऑलरेडी फिक्स है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो, ये बता, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो तेरे को लग नहीं रहा कि इसका मतलब पी अपॉन रो कांस्टेंट हो जाएगा? बता, ये कांस्टेंट हो जाएगा सो। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि दिखने में ऐसा लगता है कि बी प्रोपोर्शनल टू रूट पी, लेकिन एक्चुअल में प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं आता एज लॉन्ग एज टेम्परेचर इज कांस्टेंट। और उसके पीछे मैंने रीजन बता दिया कि रीजन क्या है क्या है। ठीक है। अब चलते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। नोट कर लिया?
नेक्स्ट आते हैं रिलेटिव ह्यूमिडिटी। और एच कह दे रहा हूँ, ठीक है। सबसे पहली बात, रिलेटिव ह्यूमिडिटी एक तरीके से मॉइस्चर हुआ ना, नहीं है, मॉइस्चर परसेंटेज इन एयर कह ले, क्यों? ये हो गया। अब बेसिकली होता क्या है ना कि अगर रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ती है तो डेंसिटी ऑफ एयर कम हो जाती है बेटा जो है। इफ रिलेटिव ह्यूमिडिटी इंक्रीजेस, डेंसिटी ऑफ एयर डिक्रीजेस, तो इसका मतलब स्पीड बढ़ जाएगी। तो मॉनसून सीजन में अगर तुम देखोगे ना तो स्पीड ज्यादा होगी बेटा जो है। रेनी सीजन, रेनी सीजन स्पीड इज मोर। अब मैं दोनों चीज एक्सप्लेन कर देता हूँ कि रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ने के साथ में एयर की डेंसिटी कम क्यों हो जाती है, और उसका एग्जाम्पल भी कर देता है। ठीक, एग्जाम्पल देख। ये बताइए, ग्राउंड है, तो इसमें क्लाउड्स ऊपर होते हैं कि नहीं होते हैं, बताओ। बता। अब यहीं से लगा लेना तू। क्लाउड्स में मॉइस्चर ज्यादा है कि नहीं है? रिलेटिव ह्यूमिडिटी ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी कम है, इसीलिए ऊपर है। पता कुछ समझ में आई बात कि नहीं आई? भाई क्लाउड्स में मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा है, इसका मतलब डेंसिटी कम है, और जब डेंसिटी कम है तभी तो ऊपर है। भाई सिंपल सी बात है, ऊपर कौन सी चीज होगी जिसकी डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। ठीक। अब चलते हैं क्यों हुआ ऐसा। भाई तू ये कह सकता है ना कि क्यों हुआ। ये बता कि ये एटमॉस्फेयर है मान लो, हाँ? इसमें कुछ डस्ट पार्टिकल भी तो होंगे। ये बता, डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स होंगे कि नहीं होंगे, बता। भाई सिंपल सी बात है, एटमॉस्फेयर में डस्ट सॉलिड पार्टिकल्स भी होंगे। अब इन सॉलिड पार्टिकल्स के जो डेंसिटी होगी, इट इज मोर देन गैस मॉलिक्यूल्स। बता। भाई एटमॉस्फेयर में दोनों चीजें हैं ना, डस्ट पार्टिकल्स भी हैं और गैस मॉलिक्यूल्स भी हैं। अब ऑब्वियस सी बात है, सॉलिड पार्टिकल्स हैं तो उनकी डेंसिटी क्या होगी बता, जो है गैस मॉलिक्यूल से ज्यादा होगी कि नहीं होगी बता, जो है ज्यादा होगी। ठीक। अब मुझे ये बता कि रेनी सीजन में डस्ट पार्टिकल्स नीचे सेटल कर जाते हैं कि नहीं कर जाते हैं बता, जो है।
बेसिकली कंडेंसेशन हो जाता है ना, उसका डस्ट पार्टिकल्स के चारों तरफ क्या होता है बेटा जो है, वो हैवी होके सेटल कर जाता है ना, ये कंडेंसेशन नहीं हो जाता बेटा जो है, ये इसमें कंडेंसेशन हो जाता है, नहीं है, कंडेंसेशन हो जाता है, और कंडेंसेशन से वो हैवी हो जाते हैं, बहुत ज्यादा हैवी हो जाते हैं, और वो नीचे सेटल कर जाते हैं। तो अब मेरे को ये बता कि अगर तू हैवी पार्टिकल्स को निकाल देगा तो डेंसिटी कम नहीं हो जाएगी बता जो है, ये बता किसी भी चीज में अगर तू हैवी पार्टिकल्स को निकाल देगा बेटा जो है, तो उसकी डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बताओ जो है। ठीक है, तो जब डस्ट पार्टिकल्स सेटल डाउन हो गए तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब डेंसिटी क्या होगी बता जो है, देयर फोर डेंसिटी हैज डिक्रीज्ड। भाई तू सिंपल सी एक बात बता कि जैसे शुगर है, शुगर में अगर मैं उसी साइज के आयरन पीसेस मिला दूं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, बता। शुगर में अगर मैं आयरन पीसेस मिला दूं तो उसकी डेंसिटी बढ़ जाएगी, और अगर मैं से उसमें से आयरन पीसेस निकाल दूं, मान ले जो है उसी छोटे छोटे साइज के आयरन पीसेस निकाल दूं, तो बता डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी बता जो है, बता। डेंसिटी कम हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी। तो एग्जैक्टली यहाँ पे हो रहा है, बस हो गया कि जब मैं गैस मॉलिक्यूल्स के साथ में डस्ट पार्टिकल्स डाल दूं मान ले, तो उसकी डेंसिटी बढ़ गई, और अगर गैस मॉलिक्यूल से मतलब एटमॉस्फेयर से अगर मैं डस्ट पार्टिकल्स निकाल दूं मतलब हैवी पार्टिकल्स निकाल दूं, तो ऑब्वियस सी बात है उसकी डेंसिटी क्या हो जाएगी बता जो है, कम हो जाएगी। ये तो मेरे ख्याल से क्लियर हो गया होगा ना, ये चीज तो क्लियर हो गई होगी। ये तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे और वो थे, एक आध एग्जांपल देख लेते हैं। हाँ पूछ बेटा, पूछ, पूछ, क्या पूछना पूछ। 12th में 11th कैसे रिवाइज करना है, इसका मैं थोड़ा एक प्रॉपर सोच समझ के आंसर बना के वो कर दूं, ठीक है ना। प्रॉपर सोच समझ के ना, खाली टाइम पे सोच समझ के थोड़ा आंसर बना के 28th को मैं 12 o'clock पे ना ट्रैवलिंग में रहूंगा बेटा जो है, तो मेरे को 12 o'clock पे 12 noon में एक मैसेज ड्रॉप कर देना, तो उसमें कुछ सोच समझ के आंसर बना दूंगा, ठीक है। ये हो गया। अब एक आध एग्जाम्पल देख लेते हैं। सिंपल फॉर्मूला यूज करना बता दे रहा हूँ, ठीक है। तुम्हें स्पीड ऑफ साउंड निकालनी है, स्पीड ऑफ साउंड इन हाइड्रोजन गैस एट 300 केल्विन। तो सिंपल सा बस तुम्हें ये लिखना है v इक्वल टू अंडर रूट गामा आर टी बाई एम, क्यों। अब गामा हाइड्रोजन है, क्यों, इसका मतलब डायटोमिक है, क्यों, नहीं, डायटोमिक को 7/5 बोला था मेरे ख्याल से, मैंने वहां पे गलत तो नहीं लिख दिया था, गलत तो नहीं लिखा था मैंने 7/5, 7/5 ही लिखा था ना वहां पे, 7/5 ही लिखा था ना, ठीक है। आर की वैल्यू 8.31, टी की वैल्यू 300 केल्विन, लेकिन मॉलिक्यूलर मास में मैंने कहा था यहाँ पे ध्यान रखना बेटा जो है 2 × 10⁻³ रखेगा, ये रखेगा। अब जो आंसर तुम्हारा आएगा वो मीटर पर सेकंड में आएगा फिर। मेरे ख्याल से रख लोगे ना, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। इसी टाइप से एक और एग्जांपल, हीलियम 400 केल्विन और
ऑक्सीजन 600 केल्विन। इसमें तुम्हें स्पीड का रेशियो निकालना है। तो सुनो, अंडरूट गामा RT बाई एम फॉर हीलियम अपॉन अंडरूट गामा RT बाई एम फॉर ऑक्सीजन। ठीक, अब R तो कैंसिल हो गया। अब यहां पे जो गामा रखोगे वो हीलियम का, इसका मतलब मोनो एटॉमिक, और मोनो एटॉमिक का मैंने 5/3 दिया होगा, क्यों? ये हो गया। टी तुम्हें 400 केल्विन दे रखा है, और मॉलिक्यूलर मास अब तुम चाहे तो सिर्फ 4 भी लिख सकते हो, क्यों? क्योंकि रेशियो में तो 10⁻³ कैंसिल हो जाएगा ना, फिर ये हो गया कैलकुलेट। ठीक है, अब गामा आ जाओ। ये ऑक्सीजन का मतलब डाया, और डाया का मतलब 7/5, क्यों? और टेम्परेचर यहाँ पे दे रखा है 600 केल्विन, और मॉलिक्यूलर मास सिर्फ 32 भी लिखोगे तो भी चलेगा, क्यों? क्योंकि 10⁻³ तो क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ये है, क्लियर हो गया गोपी? ठीक, अब अगला एग्जाम्पल, ये बड़ा इनका फेवरेट है, वो सुन क्या है। ये सॉलिड है, देखना, हाँ ध्यान से देख। सॉलिड है, और सॉलिड में ना दोनों टाइप की वेव ट्रेवल कर सकती हैं, ट्रांसवर्स एंड लॉन्गिट्यूडनल। बोथ वेव्स कैन ट्रेवल। एक बात बता, मैंने इलास्टिसिटी में थर्मल स्ट्रेस पढ़ाया था? ये बता, इलास्टिसिटी में थर्मल स्ट्रेस का आइडिया दिया था ना मैंने? ठीक है, इलास्टिसिटी में उसको यूज करूंगा, मैं ध्यान रखना। इलास्टिसिटी में मैंने थर्मल स्ट्रेस पढ़ाया था। स्ट्रेस डिस्कस्ड। अब सुन, इसका टेम्परेचर डेल्टा थीटा गिरा है, डिक्रीज किया, टेम्परेचर डिक्रीज्ड बाय डेल्टा थीटा। तो इसमें याद है कि टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते थे, याद आ रहा है? अगर टेम्परेचर को कम करते हो तो उसमें टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप होते हैं बेटा जो है। क्यों? क्योंकि इसकी नॉर्मल लेंथ कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम कम होने नहीं दे रहे हो, तो तुमने एक तरीके से उसको खींच के रखा हुआ है, क्यों? तो उस केस में टेंसाइल स्ट्रेस डेवलप हो जाते हैं। टेंसाइल स्ट्रेसेस आर डेवलप्ड। और थोड़ा सा एक बार बैकग्राउंड बता दे रहा हूं कि इसकी लेंथ कितनी कम हो जानी चाहिए थी। देखो, डेल्टा एल इक्वल टू एल अल्फा डेल्टा थीटा, इतनी लेंथ इसकी कम हो जानी चाहिए थी, लेकिन तुम कम होने नहीं दे रहे हो। तो इसका मतलब एक तरीके से तुमने इतना कंप्रेस करके रखा हुआ है। ठीक, तो इसमें स्ट्रेन कितने के डेवलप किए हैं तुमने?
स्ट्रेन तुमने डेवलप किए हैं डेल्टा एल अपॉन एल के, इसका मतलब अल्फा डेल्टा थीटा के। स्ट्रेन को यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेस बनेगा, क्यों? स्ट्रेस बनेगा और वो आ जाएगा यंग्स मॉडुलस इनटू स्ट्रेन, तो वो वाई अल्फा डेल्टा थीटा बन जाएगा। और स्ट्रेस को अगर फोर्स से मल्टीप्लाई करोगे, सॉरी एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो वो फोर्स बनेगा, और वही फोर्स एक्चुअल में टेंशन होगा, क्यों? नहीं ये बताओ जो है, तो फोर्स या टेंशन ये वहां पे किया है मेरे ख्याल से हमने, वो वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा इतना होगा। बता गोपी, समझ में आया कि नहीं आया? इसकी रॉड की लेंथ, रॉड का टेम्परेचर मैंने डेल्टा थीटा कम किया, तो उसकी लेंथ को कम हो जाना चाहिए था, लेकिन तुम उसको कम नहीं होने दे रहे हो, तो एक तरीके से तुमने खींच के रखा हुआ है। उसकी कितनी लेंथ कम होनी चाहिए थी? एल अल्फा डेल्टा थीटा। तो एक तरीके से तुमने इतना उसको कंप्रेस करके रखा हुआ है, तो वहां से सबसे पहले स्ट्रेन निकलेगा, फिर उसको यंग्स मॉडुलस से मल्टीप्लाई करोगे तो स्ट्रेस बनेगा, और उसको एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर वो ये वाला फोर्स बन जाएगा, मतलब टेंशन बन जाएगी कह लो जो है। अब सिंपल सी बात है, देख अब इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि अगर मेरे को ट्रांसवर्स वेव स्पीड निकालनी है, मान ले ट्रांसवर्स वेव स्पीड v1, तो तेरे को याद है ये रूट टी अपॉन म्यू होता था, या रूट टी अपॉन रो एस होता है, लेकिन एस यहाँ पे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, तो रूट टी अपॉन रो ए होगा। बता बता, ये हो गया। और टेंशन हमने कितनी निकाल ली है? रूट वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन रो ए और ए हो गया कैंसिल, तो इसका मतलब ये आ गया v1 आ गया रूट वाई अल्फा डेल्टा थीटा अपॉन रो आ गया। समझ में आ गया गोपी? ट्रांसवर्स वेव स्पीड तो ये आ गई। अब तेरे को अगर लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड निकालनी है, लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड, अभी पढ़ा था ना हमने v2 की वैल्यू बेटा रूट वाई अपॉन रो, ये हो गया। अब अगर तेरे को रेशियो निकालना है, मान ले v1 अपॉन v2, तो देख जरा y अपॉन रो कैंसिल हो रहा होगा, क्यों? y अपॉन रो कैंसिल हो रहा होगा, तो ये रूट अल्फा डेल्टा थीटा हो गया, बस हो गया। समझ में आ गया? ये आ गया v1 अपॉन v2 इक्वल टू कितना हो गया? रूट अल्फा डेल्टा थीटा। अच्छा वैसे बाय द वे एक बात बता दूं मैं, कि जैसे डेल्टा थीटा है ना, इसकी यूनिट तो केल्विन हो गई, और अल्फा की जो यूनिट आती है ना वो केल्विन इनवर्स आती है बेटा, तो जरा देखिए अल्टीमेटली यूनिट लेस आ गया। और यूनिट लेस आना भी चाहिए ना जब है, नहीं है v1 अपॉन v2 दो स्पीड का रेशियो अगर निकालना है तो यूनिट लेस आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बता जो है, यूनिट लेस आ गया बस हो गया। तो ये ध्यान रखना, इस रॉड में हम टेंशन कैसे क्रिएट करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करके। समझ गए ना? इस रॉड में हम टेंशन कैसे डिक्रीज करेंगे? टेम्परेचर को डिक्रीज करके। और वो टेंशन कितनी आएगी? वाई ए अल्फा डेल्टा थीटा। उसके बाद मैंने तुम्हें बता दिया कि इसमें ट्रांसवर्स वेव स्पीड कितनी होगी, इसमें लॉन्गिट्यूडनल वेव स्पीड कितनी होगी, और दो स्पीड्स का रेशियो कितना होगा, ये मैंने बता दिया बस हो गया। ये कह रहे हैं। तो मेरे ख्याल से स्पीड वाली चीज समझ में आ गई होगी पूरी क्या है।
बाकी चलो फिर कल करते हैं, ठीक। ओके, थैंक यू एंड गुड डे।